हेलो जेई एडवांस पेपर 1 उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. It reads, assuming no relative motion between box, block, what is the maximum possible acceleration of block and box at the instant of maximum compression? So information तो given है but यहाँ पर figure missing है. So due to absence of figure, it will be very difficult to decide कि किस तरह से arrangement है. So there's incomplete information in the question. For that sake, इसको बोनस कैटेगरी में रख देते हैं. Question number 2. It says consider a block of mass 10 kg which rests on a smooth surface. ये फिगर है. Subjected to horizontal force 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और एक ये x फ्रेम है A, ये x डैश फ्रेम है B और ये ABCD ऑप्शन से अपने को राइट ऑप्शन चूज करने हैं. ये जो लिखा हुआ है ये इसके आंसर्स हैं. एज पर द गिवन आंसर्स वी नीड टू वेरीफाई वेदर दे आर करेक्ट और देयर इज अ needed correction. Option A reads, the final speed of block in 4 seconds is 7.4 meter per second if its initial speed is 5 meter per second measured from fixed frame. ये अपना fixed frame है. So इसकी initial velocity 5 दी गई है और 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. Then you will say कि इसके पास एक acceleration आएगा A, that will be force divided by mass. फोर्स का वैल्यू अपने को 6 दिया गया, मास की वैल्यू 10 दिया गया. इसका मतलब ये 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और आपसे पूछता है कि 4 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी. सो वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at. इसको अप्लाई कर देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया गया है, a की वैल्यू 0.6 थी और टाइम 4 पूछ रहा है, 4 दिया गया. सो ये आएगा 5 प्लस 2.4 leads to 7.4 मीटर पर सेकेंड. सो फिक्स फ्रेम से इसकी स्पीड जो है वो 7.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इसका मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है. बी स्टेटमेंट सेज सेम स्पीड will be observed by an observer B attached to this x dash that moves at a constant speed related to A. So जो A का observation होगा about this block, B का observation about the same block will not be same with as far as the speed is concerned. क्योंकि वो relative velocity आएगी तो B का अपना velocity इसको reverse करके देगा. So अगर इस velocity को B watch करेगा then you'll find कि उसको 7.4 minus 2 नजर आएगी. So ये statement proper नहीं है. C says principle of impulse and momentum is valid for observers in any inertial frame of reference. Now जो the frame A and the frame B both are inertial क्योंकि acceleration नहीं है. So impulse equation या principle लिखा जाए या momentum लिखा जाए. So हम लोग जब लिखते हैं impulse momentum equation, so you will find कि ये change in momentum आता है final minus initial. So जो भी ये velocity reverse करके मिलेगी, अगर कोई inertial frame है velocity से move कर रहा है तो उसका मोमेंटम फर्स्ट में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा और इनिशियल में भी आएगा. सिंस वो सब्ट्रैक्ट होना है तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम और ये सेम रहता है इनर्शियल फ्रेम्स में. तो सभी इनर्शियल फ्रेम में प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम वैलिड होता है, सेम रहता है. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, इसलिए इसको हम मार्क कर देंगे. इसको एज ए स्टेटमेंट हम लोग याद भी रख सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम वैलिड रहता है. फिर बोलता है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट. और जब हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं, केवल मोमेंटम की, तो उसमें m इंटू वी आता है और हम फ्रेम बदलते हैं तो वेलोसिटी बदलती है, इसलिए मोमेंटम चेंज करता है. दैट मीन्स मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाउएवर दिस इक्वेशन is same for all inertial frames. Why? Because there was a difference, so constant term cancel out हुआ. So ये भी statement correct है, इसलिए A, C, D जो given options है या answers है they are correct. Now let's come to the question number 3. It reads, consider a situation in which ball of mass capital M
is hanging in equilibrium with a string and a spring as shown in the figure. If another small ball of mass small m collides it, then which of the followings are correct? So एक ये ऑब्जेक्ट थी, इस पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट आके हिट करता है, ये पहले इक्विलिब्रियम पर था, तो टेंशन और mg और स्प्रिंग एक दूसरे को सब बैलेंस किए होंगे. A statement says tension force due to inextensible string, okay, ft is impulsive in nature. Now you'll find कि जब ये से हिट करेगा then you'll find कि एक सडन नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, उसका एक कंपोनेंट नीचे भी आएगा और उसको काउंटर बैलेंस करेगा टेंशन. तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगी, जिसको हम लोग टेंशन के नाम से जानते हैं, वो इम्पल्सिव आएगा, सडनली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. सो दैट्स करेक्ट स्टेटमेंट. इट हैज़ टू बी इम्पल्सिव बिकॉज जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है वो एक्सआर फोर्स होगा, तो टेंशन में जर्क जैसा लगेगा. बी स्टेटमेंट सेज स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इम्पल्सिव इन नेचर. ना सिंस स्ट्रिंग अपना लेंथ बढ़ा नहीं पा रहा था ना, इसलिए जो फोर्स आया उसकी वजह से उसमें सडन टेंशन राइज किया. हाउएवर स्प्रिंग के केस में क्या होता है, स्प्रिंग ये जो फोर्स लगा होगा इम्पल्सिव फोर्स वो कैपिटल एम पर लगेगा, उसका इफेक्ट स्प्रिंग पर आएगा, लेकिन स्प्रिंग अपनी लेंथ को चेंज कर सकता है, तो वो जो जर्क है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा. तो स्प्रिंग में जर्क जैसा महसूस नहीं होगा, स्प्रिंग का फोर्स जो सडनली राइज नहीं करेगा. और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना वो के एक्स होता है. के गिवन है, एक्स जो पहले रहा होगा इम्पैक्ट लगने के जस्ट बाद भी वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा. इट्स एक्स विल नॉट चेंज सडनली, इट विल टेक टाइम टू चेंज. सो नॉन इम्पल्सिव इन नेचर है, तो ये भी सही लिखा हुआ है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, यू नो. Normal force due to collision between the two particles Fn is contact force. Yes, since they are hitting together, come in contact, then only the force is coming, hence it is contact force. So A, B, C, D, all four are correct. Question number 4 पर आते हैं. It says figure shows an ideal spring block system. और spring constant दिया गया है, initially x naught amount से compressed है. If x is the instantaneous deflection of the spring from its natural length, we need to mark the correct options. First option talks about instantaneous power developed by the spring. अब you know कि instantaneous power अगर आपको निकालना होता है तो force dot velocity लिखते हैं. स्प्रिंग का निकालना है तो स्प्रिंग का फोर्स आएगा kx और velocity. अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो velocity अपने को निकालनी होगी उस मोमेंट की जिस मोमेंट पर इसका इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन x है. ना इनिशियली x नॉट था तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विल से कि इनिशियली एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में रहा होगा, फाइनली पोटेंशियल स्प्रिंग के पास रहेगा और काइनेटिक एनर्जी रहेगी. ये जो x अमाउंट है दैट मे बी कंप्रेशन और मे बी एलोंगेशन. सो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. Now you'll find कि ये v square will turn up as हाफ कैंसिल हो जाएगा, k by m आएगा और ब्रैकेट में x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. v निकालना होगा तो स्क्वायर रूट लगा देंगे. सो इंस्टेंटेनियस पावर इज गोइंग टू बी लाइक kx और स्क्वायर रूट ऑफ k by m विद इन ब्रैकेट x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So this will be the expression for power instantaneous. When we look at this given expression, it's like kx under root k by twice m x naught square minus x square. So there's a difference. 2 is not there. So एक को आप मार्क नहीं करोगे. Maximum power of this spring. Maximum power कितना आएगा? और ये पावर का एक्सप्रेशन इसको मैक्सिमाइज करेंगे. x नॉट फिक्स है, k फिक्स है, m फिक्स है, x वेरिएबल है. हाउ टू गेट मैक्सिमम? यू नो, टू गेट मैक्सिमम हमको dp अपॉन dx पता करना पड़ेगा और उस dp बाई dx को जीरो करना पड़ेगा. तो इसको जो अप्लाई करना चाहेंगे तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं. एंड अपने को जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं c फॉर कांस्टेंट, या फिर लेट्स राइट d अपॉन dx इंटू c और ये x स्क्वायर रूट ऑफ, और मे बी वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पावर x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ. c is representing all the constants and since we want it to be zero, so c disappear हो जाएगा. now यहाँ पर प्रोडक्ट रूल से इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा. so you write first function as such, differentiate the second, so power आगे आ जाएगा
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि -1 करना होता है। फिर चेन रूल लगाएंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस ट्वाइस एक्स। देन यू विल राइट द सेकेंड फंक्शन एज सच. Let me give some space here. Second function is going to be x naught square minus x square raised to power half. Differentiation of first function which is 1. x का differentiation 1 होता है, we know. Now इसके बाद आप देखोगे कि इसको और भी simplify किया जा सकता है. So ये 2 से 2 disappear हो गया और x मिलकर के x square आएगा. So basically आ रहा minus x square divided by square root of x naught square minus x square. That's first term, and the second term is under root x naught square minus x square. This term is becoming 0. Further simplification will say कि ये x square की जो value है that will become x naught square minus x square. You can keep it solving. तो x square की value x naught square by 2 के बराबर आ जा रही है. So x की value plus minus x naught by root 2 आ जाएगी. Plus means elongation version और minus means compression version. So maximum power spring का अपने को इस x पर मिलेगा, x naught by root 2 पर. और इनफैक्ट C ऑप्शन बोलता है maximum power occurs at what x, तो x naught by root 2 वैलिड है, C करेक्ट हो जाएगा. मैक्सिमम पावर कितना होगा, अब इसी x को हम लोग वापस इस पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मैक्स पावर निकल के आ जाएगा. और चेक करते क्या वो ये आता है. सो P max, let me calculate P max over here maybe. For that sake अपने को K लिखना होगा और x की जगह x naught by root 2 लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट पे जाएंगे, K डिवाइड बाई M x naught square minus x square is basically x naught square by 2. When you further solve it, so x ये आ रहा है x naught square by root 2, so ये root 2 और root 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, वो 2 बाहर निकल के आ जाएगा. So इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x naught by 2 within the bracket k by m x naught square, ये within the bracket square है, वो भी बाहर निकलेगा तो x naught हो जाएगा. So ये नंबर बन जाएगा. That means B option is also correct. Now सिंस सी करेक्ट हो गया है तो फिर लास्ट करेक्ट नहीं होगा, तो हमारा आंसर बी एंड सी हो जाएंगे, जो कि गिवन है और परफेक्टली ओके है. क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ टू अ नेल पॉइंट एट O पॉइंट. सो ये फिगर है. एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r ऑन दिस स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, जो कि आपको दिखाया जा रहा है. इफ द स्फीयर हैज अ वेलोसिटी u at the top position A, mark the correct options. तो A पॉइंट यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और स्फीयर की वेलोसिटी u टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताई जा रही है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. मिनिमम वेलोसिटी एट A पॉइंट सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट गेट स्लैक इंस्टेंटेनियसली इज, वी नो लाइक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का इंक्लाइंड प्लेन पर स्टोरी है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम अगर उसका यू नाम दिया गया तो यू मिनिमम की जो वैल्यू आती है अंडर रूट जी इफेक्टिव इंटू आर आ जाएगा, आर फॉर रेडियस. नाउ जी इफेक्टिव वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर लिया क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो यहाँ पर टोटल जी नहीं रहेगा, वर्टिकल सर्कल पर जी रहता है, तो यहाँ पे जी का एक कंपोनेंट आएगा. और हम लोग जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो जी साइन थीटा होता है, जहाँ पर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. तो आंसर हो जाएगा जी साइन 37 इंटू आर. साइन 37 की वैल्यू अपने को पता होती है 3/5, 3/5 जी आर के बराबर हो जाएगा. यही लिखा गया है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है. इसके बाद आपसे पूछता है टेंशन एट बी, टेंशन एट सी. सो टेंशन एट बी निकालने के लिए बी पर कितना टेंशन आएगा, सिंस ये बी हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर होगा, जब आप बी डी बनाएंगे तो इसका mg का कंपोनेंट एक इधर आएगा, स्ट्रिंग का टेंशन इधर आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर जाएगा. सो पॉइंट इज कि जो टेंशन होगा दैट टेंशन इज गोइंग टू बी mv स्क्वायर बाई आर. वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी, तो बी पॉइंट की अपने को वेलोसिटी लगेगी. सो एक बार बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल पाएंगे तो हम बता सकते हैं कि उसका टेंशन कितना हो जाएगा.
हाउ टू गेट द वेलोसिटी एट बी पॉइंट, उसके लिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं. सो यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी. ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू मिनिमम, जो भी आपने यूज़ किया उसका स्क्वायर. अगर हम लोग डायरेक्टली यूज़ करना चाहें तो ये नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी थी. सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक 3/5 GR. दस काइनेटिक एनर्जी प्लस बी के रिस्पेक्ट में ये किसी हाइट पर भी रहा होगा रेडियस के, और करस्पॉन्डिंग टू दिस जी, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी रिटन एज mg sin 37 into r. This will be equal to half mvb square. That means velocity at b point. यहाँ से velocity of b point अपने को पता चल जाएगा. और अब देखोगे कि ये sin 37 3/5 है, तो ये भी 3/5 है, कॉमन हो जाएगा. So 3/2 फिर से आ जाएगा, तो 9/10 बन जाएगा. 2 कैंसिल हो गया तो 9/5 बोला जा सकता है. 9/5 mgr. कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई, और आप ऐसा बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, सो ये बनेगा 6/5 3/5, सो 9/5 इज इक्वल टू mvb स्क्वायर. अपने को mvb स्क्वायर बाई आर लगना था, तो mvb स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आएगी 9/5 mg. सो बी पॉइंट का टेंशन होना चाहिए 9/5 mg, जबकि ये 11/5 mg बोल रहा है, तो सही नहीं जा रहा है. सिमिलरली हम लोग टेंशन एट सी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं. जब सी पॉइंट पर चेक करेंगे तो आर की जगह 2r ले लेना होगा, दैट्स ऑल. तो जहाँ पर अभी हम लोगों ने आर यूज़ किया है वहाँ पर 2r हो जाएगा, तो ये 6/5 ना हो करके 12/5 हो जाएगा. 12 + 3 15/5, 3 टाइम्स हो जाएगा जाके. सो 3 mg टाइप का कुछ आ जाना चाहिए. सो वो भी इससे मैच नहीं करेगा, आप उसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो एग्जैक्टली नंबर्स में. द वे वी कैलकुलेटेड यूज दिस mechanical energy conservation between A and B. Similarly, you can use for A and C and check the value. Since ये ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए आना नहीं चाहिए, और इसका नन ऑफ दिस था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केवल ए ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज फिगर शोज 2 identical blocks of mass m kept on a smooth floor. Block A is connected with the wall. स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसा यहाँ पे दिखाया गया, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, रिलैक्स कंडीशन पर है, स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया गया है. करेक्ट स्टेटमेंट्स अपने को आइडेंटिफाई करने हैं. ए ऑप्शन सेज कि व्हेन ट्रेन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इनर्शियल फ्रेम, राइट, देयर इज नो फोर्स ईदर इन द स्प्रिंग और स्ट्रिंग. तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो अगर हम कार के रिस्पेक्ट में ट्रेन के रिस्पेक्ट में आएंगे तो कोई शूडो फोर्स नहीं आएगा. कोई शूडो फोर्स नहीं आएगा तो टेंशन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है. आई मीन लाइक जब फोर्स लगता है तभी टेंशन आता है. सिमिलरली स्प्रिंग अपने आप से उसको पुल नहीं करेगा क्योंकि रिलैक्स था, तो कोई फोर्स नहीं आएगा. इसलिए आप बोलोगे यस, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलेगा तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा. ये करेक्ट हो जाएगा. बी सेज व्हेन ट्रेन स्पीड्स अप स्ट्रिंग गेट्स टॉट. जब ये स्पीड अप करेगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन इधर आएगा, और अगर आप इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोगे तो शूडो फोर्स आपको इधर लगाना होगा, इस पे शूडो फोर्स इधर लगाना होगा. तो स्ट्रिंग टॉट होगा क्योंकि ये ब्लॉक को इधर पुल करना चाहेगा, स्ट्रिंग उसको अलाउ नहीं करेगा, स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, यस, स्प्रिंग कंप्रेस भी हो जाएगा, ये भी सही लिखा हुआ है. सच दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑन रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स इज सेम. नो, टेंशन का कितना वैल्यू आएगा? टेंशन का उतना ही वैल्यू आएगा जितना फोर्स आपने लगाया. शूडो फोर्स एम ए के बराबर आएगा, जबकि स्प्रिंग का फोर्स kx होता है. तो पहले शूडो फोर्स उसको कंप्रेस करेगा, जब ये कंप्रेस होगा तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक्स आएगा, तो आंसर स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिफरेंट वैल्यू लेकर के आएगा. जब ये क्वेश्चन बोलता है कि दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे ब्लॉक पर, नहीं, दोनों स्प्रिंग विल अप्लाई अ डिफरेंट फोर्स विच विल बी वेरिएबल एंड स्ट्रिंग विल अप्लाई द सेम फोर्स इक्वल टू द शूडो फोर्स. सो बी ऑप्शन ओवरऑल मार्क करने लायक नहीं है. C says when train slows down, block A moves towards front wall. जब ये स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन का मतलब हुआ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन इधर है.
सो फिर से आप इसके फ्रेम पर आएंगे तो स्यूडो फोर्स इस पर इधर आएगा, इस पर भी स्यूडो फोर्स इधर आएगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में. सो व्हेन ट्रेन स्लोज डाउन ब्लॉक ए मूव्स टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल. यस, यू विल सी कि ए का जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड्स लगेगा, और सिंस ये स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी तो ए विल मूव टूवर्ड्स द वॉल. यस, फ्रंट वॉल की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बोला है, इसलिए हम लोग इसको मार्क कर देंगे. D says when train slows down, that means the same situation again. Resultant force on block A is non-zero in ground frame. Now जब आप ग्राउंड के फ्रेम से वॉच करोगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो चुका है, या फिर आप बोलोगे स्ट्रिंग का एक टेंशन फोर्स आ सकता है. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप वॉच करोगे देन यू विल फाइंड कि देयर विल बी ए स्ट्रिंग फोर्स एक्टिंग, टेंशन, और बाकी इसका mg आएगा. mg को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर ले जाएगा. ओके, सो a की वैल्यू सिंस इसका BD पे आप देखोगे ये होगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg बैलेंस हो जाएगा. इसने पूछा कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक ए, तो रिजल्टेंट फोर्स में t अपीयर करेगा, और अगर t की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये करेक्ट हो जाएगा, t की वैल्यू जीरो है तो फिर ये करेक्ट नहीं होगा. अच्छा, अगर हम लोग इसके फ्रेम पर वॉच करते हैं, कार के फ्रेम पर या ट्रेन के फ्रेम पर, तो हम लोगों ने देखा इधर शूडो आया था, उसकी वजह से स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी. इसका मतलब स्ट्रिंग का टेंशन जीरो रहेगा, और अगर स्ट्रिंग स्लैक हो चुका है तो उसका स्ट्रिंग का टेंशन जीरो रहेगा, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखें या फिर ट्रेन फ्रेम से देखें. तो ट्रेन से अपने को पता चला कि टेंशन जीरो है, तो ये फोर्स हमारा कैसा है, ये जीरो हो गया. सिंस टेंशन जीरो है, इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम से नेट फोर्स हमको जीरो मिलने वाला है. सो देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन द ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. जबकि इसने लिखा है कि इसमें फोर्स नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे. तो ये जो डी है इसको हटा देंगे. तो करेक्ट आंसर्स विल बी ए एंड सी. ओके, इसके बाद सिंगल करेक्ट चॉइस थे. क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज अ लॉन्ग प्लैंक ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. A small block of mass m initially speed u naught slide on the top large block. ये सारा कुछ इसमें दिख रहा है. The coefficient of friction between the blocks and plank is what? That is also given to us. Is mu. ये mu होगा. Printing issue है. Then a net work done by friction if the top block falls off the plank after sliding over lintel. So it's like ये plank है, यहाँ पर एक block है जो इधर जाता है, जाकर के fall करता है. Total distance कितना चलेगा इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो L डिस्टेंस चलेगा. फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, बैकवर्ड लग रहा होगा. सो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट. सो माइनस म्यू नॉर्मल रिएक्शन में आएगा स्मॉल एम जी, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा स्मॉल एम इंटू जी इंटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज एल. सो दैट्स व्हाट द आंसर इज. ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, two projectiles are projected with velocity va vb theta horizontal और vertical से बताया गया है. यहाँ पर देखने में थोड़ा सा इशू जा रहा है फिगर में. सो ये a पॉइंट है और ये b है. velocity of a velocity of b ऐसा दिखाया गया है. velocity of a is greater than velocity of b, that's what it says, and but they have the same horizontal component of velocity. So कुछ ऐसा है, velocity of a का x component is equal to velocity of b का x component. So x component बराबर है. Now cannot be correct ये पूछा, which of the following cannot be correct. So हम लोग जानते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 times velocity का component in the vertical direction divided by g. हाइट जब हम लोग लिख रहे होते हैं so that's like वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. रेंज जब हम लोग लिखते हैं तो 2 times वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं g से. ये कंपोनेंट के टर्म में हम लोग वेलोसिटीज बोल सकते हैं. अच्छा, इसने बोला कि दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज बराबर है, तो इसमें आर कंपैरिजन में हमारे लिए काम आ जाएगा. अब आपको अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ए के लिए, ए के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट, अच्छा ये एंगल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल पॉइंट है.
एज कम्पेयर टू ये एंगल, हम लोग दोनों हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक वी ए साइन बड़ा वाला एंगल थीटा ए, जो कि इसको हम थीटा ए बोल सकते हैं, उसने दे रखा है. और वी बी का वर्टिकल कंपोनेंट आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी इंटू साइन थीटा बी डैश, लेट्स से बी डैश है ये वाला एंगल जो कि छोटा है. अपने को पता है कि वेलोसिटी ए बड़ा है, साइन थीटा में ये थीटा वाला बड़ा है, तो साइन थीटा भी बड़ा होता है. तो इन दोनों से हमको ये पता चलेगा कि वेलोसिटी ए का वाई कंपोनेंट जो होगा वो बी के वाई कंपोनेंट से बड़ा होगा. ये क्रिस्टल क्लियर है. दैट मीन्स ए विल हैव अ हायर कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज कम्पेयर टू बी. ये कहाँ से पता चला? ये इसको हमने थीटा बी का डैश माना, थीटा बी डैश थीटा ए से छोटा है वो दिख रहा है आपको, और वी ए बड़ा है वी बी छोटा है. तो ये दो छोटे नंबर मल्टीप्लाई होकर के बन रहे हैं, ये दो बड़े नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर बड़ा होता है. अब हम कंपेयर कर सकते हैं. आप देखो क्योंकि वेलोसिटी ए का वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा कि टी ए की वैल्यू टी बी से बड़ी आएगी. यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि एच ए की वैल्यू एच बी से बड़ी आएगी. यहाँ से भी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है, वर्टिकल ही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो हम बोलेंगे आर ए की वैल्यू आर बी से बड़ी होगी. सो ये रिजल्ट्स है. आपसे पूछता है विच कैन नॉट बी द केस. सो कैन नॉट बी द केस, इसके अलावा जो दिया गया होगा दैट विल बी सी. सो हम बोलेंगे ये जो सी है दिस कैन नॉट बी द केस. दैट मीन्स सी इज अवर आंसर. सो इसका भी आंसर करेक्शन आया. इंस्टेड ऑफ बी इट हैज टू बी सी. So it has a correct answer as a C. Let's come to the question number 9. ये रिलेटिव मोशन से ये बोलता है कि सुखोई इंडियन सुखोई these are planes और फाइटर प्लेन्स, they are ABC, और this is पाकिस्तानी F-16, they are flying. उनके डायरेक्शन से यहाँ पर आपको बताया गया. इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. सुखोई A says to the ground control that E is moving due north with velocity 160 meter per second. So A के observation के according ये जो E है that is moving towards north and that north motion is with the speed 160 meter per second. इसका मतलब है कि इन दोनों के horizontal component बराबर रहे होंगे. जो A का horizontal velocity होगा वही इसका velocity हो जाएगा. तभी horizontal उसको नजर नहीं आया, केवल north नजर आया. फिर आपसे बोलता है कि बी का रिपोर्टिंग आता है कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है 120 से. अगर बी को ईस्ट 120 से नजर आ रहा है, इसका मतलब है बी हमारा इधर 160 से जा रहा होगा, तो ये 160 कैंसिल होकर के 120 आ रहा होगा, और ए हमारा 120 से जा रहा होगा, तो ये कंपोनेंट बराबर हो गए होंगे. तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे जा रहे हैं. फिर इससे आपसे पूछता है कि थ्रू व्हाट मिनिमम एंगल सुखोई सी ओरिजिनली मूविंग नॉर्थ ईस्ट टर्न सो दैट इट अलाइंस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ई. इसका मतलब ई एक्चुअली चल के इस डायरेक्शन में रहा है, तो अगर आप ई का एक्चुअल मोशन देखोगे वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा होगा ऐसा. और हम लोग ये एंगल पता कर लेते हैं कि एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर tan थीटा लगा सकते हो. tan थीटा की वैल्यू 160 डिवाइड बाई 120 कर सकते हैं. 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 4/3 मिलेगा. दैट मीन्स थीटा मस्ट बी 53 डिग्री. अच्छा, सी हमारा इस तरह से जा रहा था 45 पर, और अगर आपको इसकी तरफ ई की तरफ अलाइन कराना है, सो आपको इट्स लाइक दिस कि सी इज मूविंग लाइक दिस 45 और ई इधर जा रहा है 53. सो यू कैन मेजर कि कितना मूवमेंट की ज़रूरत है. क्या इसको इधर टर्न करना चाहिए, और 53 माइनस 45 8 डिग्री. सो सी मस्ट बी टर्निंग टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस बाय 8 डिग्री. बी ऑप्शन विच इज गिवन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. That's a good question. ये बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एम स्लोली पोस्ट. इस तरह से मास एम को आपने पोस्ट कर दिया गया और इस तरह से ऊपर जाता है, एच हाइट तक जा रहा है, और एच की वैल्यू आर से कम है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दे रखा है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है. सो अब देखोगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है, या फिर कोई फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग एफ डॉट डी आर करते हैं या डी एस करते हैं. दैट्स हाउ इट गोज. ना यहाँ पर एफ का जो डायरेक्शन है वो बदलता रहेगा क्योंकि ये कर्व सरफेस पे जा रहा है,
मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है क्योंकि नॉर्मल हमारा बदल रहा होगा। सो इसको इंटीग्रेट करना हमारे पास हमारे लिए टफ है। फिर आपको आंसर म्यू के टर्म में भी बताना है, इसका मतलब आपको इसी को यूज करना है और कोई तरीका नहीं है। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये प्लेन सरफेस पे पूछा गया होता तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते। कर्व सरफेस पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से ऐसा कर्व सरफेस जा रहा है, जब पार्टिकल आपका इस लोकेशन पर होगा तो उस पर नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा होगा। उस नॉर्मल के इसको निकालने के लिए आपको mg का कंपोनेंट लगेगा और फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर आएगी। mg का ये कंपोनेंट आपको चाहिए होगा, ये वाला कंपोनेंट जो कि फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप देखोगे ओरिजिनल पोजीशन पे तो mg आपका इधर लग रहा था, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो फ्रिक्शन और mg आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा, मतलब फ्रिक्शन और mg यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर mg और फ्रिक्शन के बीच का एंगल बदल गया, तो अपने को n वो मिलेगा जो f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो जो अपने को डॉट प्रोडक्ट करना है सो f की डायरेक्शन बदल रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा n इधर से बदलेगा, तो इसको हम एक प्रोजेक्शन जैसा रीड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहता तो क्या हमको ये डिस्टेंस लगती, दैट मीन्स वो डिस्टेंस लगती जो mg के परपेंडिकुलर चल रही है, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा किसके बराबर हो जाता है, mg के बराबर हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है जिसको मैंने अभी हाईलाइट करके बनाया, ये वाली डिस्टेंस, और जहां तक ये जा रहा है लेट से इस पॉइंट तक गया था, और अगर हम ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लें ये वाला, सो इसका इफेक्टिव वर्जन ये आएगा। सो दैट विल बी एक्टिंग एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और ये हमारी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल जैसा हो गया तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट का जो प्रोजेक्शन वाला आइडिया है वो वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब कभी कर्व सरफेस पे इस तरह से चल रहा होगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस, अब माइनस को मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप हटा भी सकते हो, और इसने अगेंस्ट द फ्रिक्शन बोला है तो पॉजिटिव बताना पड़ेगा। सो मैं पॉजिटिव डायरेक्टली लिखता हूँ, तो ये आप लिखोगे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज mg इंटू प्रोजेक्टेड डिस्टेंस। और ये कौन सी प्रोजेक्टेड डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो mg के परपेंडिकुलर रहती है। सो अगर हॉरिजॉन्टल पे चलता है तो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस पे चलेगा तो उसका हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वॉच कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और कई बार ऐसा कर्व सरफेस आपको देगा, आपसे पूछेगा, तो नो मैटर कैसा सरफेस हो, लेट्स से कि अगर ऐसा आपको सरफेस दिया गया है, आप ये डिस्टेंस पता कर लो, ये वाली डिस्टेंस, और mg म्यू से मल्टीप्लाई करके वर्क डन बाय द फ्रिक्शन या अगेंस्ट द फ्रिक्शन आप बता सकते हो। नाउ अब अपने को s निकालना है, s निकालना इज नॉट अ बिग डील। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ट्राइंगल बना लेंगे ऐसा, और ये हाइट के बारे में आपको बता रहा है कि ये हाइट हमारा h है, ये डिस्टेंस s अपने को चाहिए है, और ये डिस्टेंस अपने को पता है r है, और ये जो बचा हुआ रहा होगा वो r माइनस h हो जाएगा। सो ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कैन वी से कि जो s की वैल्यू आएगी वो अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स r h माइनस h स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस हो जाएगी। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन आएगा म्यू इंटू एम इंटू जी विद इन द ब्रैकेट, और यू कैन पुट इन द पावर, दिस इज गोइंग टू लाइक ट्वाइस r h माइनस h स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, और एंड यूल फाइंड कि ये जो लास्ट ऑप्शन है ये करेक्टली मैच कर रहा है, और इसको हम मार्क कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है डायरेक्टली सॉल्व करने वाला, उसको आप याद रख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो आंसर दिया गया वो 12 दिया गया। वी विल चेक कि वेदर इज कमिंग 12 और नॉट। इसने बोला कि अपने पास ये n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, P4 से आप लगाते हो, सब स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाते हैं, और आपको बताता है कि 4 और 5 के बीच में जो स्प्रिंग लगा हुआ उसका स्ट्रेच है ट्वाइस एज कम्पेयर टू द वन ऑफ विच इज कनेक्टिंग 8th एंड 9th ब्लॉक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक अपने को पता करना है। सो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो ये 4
से पहले जितना लगा हुआ था ये 1, इसको आप P से मूव कराते हो। और दूसरा, अगर हम इसका FBD बनाते हैं, एक तो इसका पूरे का FBD, अगर पूरे का FBD बनाते तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा A से। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? P इज इक्वल टू टोटल मास n नंबर ऑफ ब्लॉक्स, लेट्स से ईच हैज m मास, तो ये टोटल मास हो जाएगा इनटू A। सो A की वैल्यू अपने को पता चल गई P डिवाइड बाई n इंटू m। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ ब्लॉक्स वी नीड टू आइडेंटिफाई। लेट्स से कि ये जो एक्सटेंशन है 4 और 5 के बीच में, उसका नाम x1 है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा kx1, और ये सारे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। ये भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा A से, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी P माइनस kx1 इज इक्वल टू 4 ब्लॉक्स है, इसलिए 4m आएगा इंटू A। A की वैल्यू आप चाहें तो वहां से बोरो कर सकते हैं, तो A की वैल्यू आ जाएगी P डिवाइड बाई NM। इसके बाद अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, लेट्स से ये जो 8th वाला था, और 8 से लेकर के 4 तक, 4 को पुल कौन कर रहा होगा? ये 4 नहीं 5 तक, क्योंकि 4 हमने इसके साथ यूज कर लिया है। और 5 को पुल कर रहा होगा ये kx1 वाला फोर्स। इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो kx1 बाई 2 लग रहा होगा, क्योंकि हाफ एक्सटेंशन हुआ है उसका, और ये भी A एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, तो इसके लिए भी न्यूटन इक्वेशन बना देंगे। फॉरवर्ड फोर्स kx1 माइनस बैकवर्ड फोर्स kx1 बाई 2, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास। सो 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, 7 रहा होगा, 8 रहा होगा, इसका मतलब ये भी 4 रहा होगा, 4 टाइम्स m इंटू A के प्लेस पर P अपॉन NM लगा सकते हैं। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल बिकम kx1 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 4P बाई N। और एक रिलेशन अपने को ये पता है, तो kx1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस, इट्स लाइक P माइनस kx1 विच इज गोइंग टू लाइक 8P बाई N which is further equal to 4P by N। अब देखो P कैंसिल आउट हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज 12 बाई N। सो यहाँ से N की वैल्यू पता चल जाएगी 12। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट कैन बी देयर आर 12। 12 अपने को आंसर दिया गया, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ये बोलता है कि एक कन्वेयर बेल्ट है और एक गर्ल यहाँ पे खड़ी हुई है, उसने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो किया हुआ है, सूटकेस को। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट द इनिशियल मोमेंट। तो जब कन्वेयर बेल्ट पर आप इस तरह थ्रो करेंगे, तो कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में किधर वेलोसिटी जाएगी वो अपने को पता करना होता है। तो एक तो वेलोसिटी इसकी ये हो जाएगी, और दूसरा कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी इसको रिवर्स करके मिलेगी है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। सो दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस सूटकेस विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। हम लोग जानते हैं कि किस फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। सो बेल्ट के रिस्पेक्ट में सूटकेस इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। दैट्स इनिशियली। लेटर ऑन ये फ्रिक्शन डायरेक्शन को बदलेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बदलेगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 3, 4, 2 और ये 2 था। सॉरी, दिस इज 1, 2, 3, 4, इस तरह से यू कैन रीड इट। सो ये जो 1 डायरेक्शन है उसको मीट करेगा, तो हम बोलेंगे कि 1 विल बिकम द करेक्ट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज कि पावर आपको इस तरह से दिया गया है और मैक्सिमम वर्क डन निकालना है अपने को। सो अगर पावर पता है तो हम लोग जानते हैं कि P की जो वैल्यू होती है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt से गवर्न होती है। और देन आफ्टर इसका एक्सप्रेशन दिया गया, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आएगा P0 T0 स्क्वायर डिवाइड बाई T प्लस T0 का स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, सो वर्क डन निकल के आ जाएगा dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से वर्क आ जा रहा है, उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर लगेगा। P0 कांस्टेंट है, T0 कांस्टेंट है, और ये T प्लस T0 रेज टू पावर 2 लगा हुआ है dt।
0 से लेकर के आगे टाइम चल रहा है। सो आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे देन you'll find कि आएगा पी नॉट टी नॉट का स्क्वायर, और ये पावर -2 होगा, देन इट कम्स लाइक -1/t + t0। और माइनस साइन को अगर आप हटा सकते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी + t0। ये वर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क आ जाएगा। और मशीन को ये वर्क करना पड़ेगा तभी वो पावर डिलीवर कर पाएगा। अब आपसे पूछता है इसको मैक्सिमाइज कीजिए। सो सारा कुछ कांस्टेंट है, अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इस वाले टर्म को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनिमाइज में टी को मिनिमम जो कि 0 कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पी नॉट टी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी नॉट आ जाएगी। दैट मीन्स पी नॉट टी नॉट आ जाएगी। और एन पी नॉट टी नॉट होना था तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 अपना आंसर दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर ट्रक को लोवर कर रहा है और डिक्रीजिंग रेट से उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है इस रेट से। तो अगर उसका एबीडी बना देते, लेट से ट्रक है, ये स्ट्रिंग है, इसका टेंशन होगा T1, इसका अपना mg होगा डाउनवर्ड, और आप इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स नीचे लाने में डिक्रीज कर रहे हो, यानी रिटार्ड करा रहे हो। और ये एक्सेलरेशन है a, जिसकी वैल्यू g/10 दी गई है। तो फर्स्ट केस में जो T1 आने वाला है तो आप इक्वेशन लिखोगे T1 माइनस mg, जो कि उस साइड जाने के बाद mg बन जाएगा, इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स m इंटू ए हो जाएगा। इनको आपस में सेटल करोगे, सो g/10 रखने के बाद ये mg 11/10 हो जाएगा। अच्छा, T2 के बारे में बात कर रहे हैं। T2 में क्या करा, अभी भी हम लोग उसको लोअर कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को आपने स्टेशनरी कर रखा है, उसके बाद स्ट्रिंग को नीचे लेके आ रहे हो, तो उसका भी एफबीडी एग्जैक्टली यही बनने वाला है, बट यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो जब हम लोग T2 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी mg आएगा और m उसका भी एक्सेलरेशन आएगा जो कि g/10 है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अगर हम अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो 1:1 रेशियो बन जाएगा। सो 1 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये बोलता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज गिवन एज p/nm। n की वैल्यू आपको बताना है। ये जो ब्रैकेट है वो भी m मास का है, ब्लॉक भी m मास का है, p फोर्स से आप पुल करते हो। जब आप BD बनाओगे तो यहाँ पर p/2 का फोर्स लगेगा, इस पर भी p/2 का फोर्स लगेगा। ब्रैकेट के लिए लगाओगे, इक्वेशन बनेगा p/2 का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट से ब्रैकेट का एक्सेलरेशन a1 है और p/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट से ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन, ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है, ऐसा मान लेते हैं। सो यहाँ से अपने को a1 a2 के बारे में पता चल जाएगा। एक कंस्टेंट रिलेशन होता है, यू नो द कंस्टेंट रिलेशन, समेशन t डॉट a मस्ट बी इक्वल टू 0। जब इसको समेशन को हम लोग 0 करेंगे तो अपना एक पॉइंट ये होगा जो कि a1 से जा रहा है, ब्लॉक वाला पॉइंट a2 से जा रहा होगा। ये जो स्प्रिंग वाला, ये जो पॉइंट है जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इस पर टेंशन तो स्ट्रिंग की तरफ लगेगा ऐसा P, और इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, दैट इज a। यही a अपने को निकालना है। सो यहाँ आएगा -p इंटू ए, और ब्रैकेट के लिए बनेगा +p/2 इंटू a1, ब्लॉक के लिए बनेगा p/2 इंटू a2 मस्ट बी इक्वल टू 0। टेंशन को p से रिप्रेजेंट किया गया, दैट्स ऑल। p कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को पता चलेगा a की वैल्यू आ जा रही है a1 + a2/2। नाउ a1 और a2 की वैल्यू तुमको यहाँ से भी पता चल जा रहा है, सो यू कैन राइट लाइक p/2m + p/2m डिवाइड बाई 2। सो अल्टीमेटली ये बन जाएगा p/2m। सो p पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, या पुली, बेसिकली पुली का जो एक्सेलरेशन आएगा वो p/2m हो जाएगा। इसको p/nm बोल रहा है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि गिवन है, करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 16 क्वेश्चन प्रिंट होके नहीं आया है और वो आप ट्राई कर सकते हो, सिंपल है। 17 के बारे में बात कर लेते हैं। इट्स आल्सो गुड क्वेश्चन। 17 से इसकी ये कार है, ये कार्ट है, और उसका मास 6m है, और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो इस कंडीशन से रिलीज किया जाता है, यहाँ पर हिंज्ड है। तो अपने को सॉल्व करना है। कुछ और भी बोलता है, इफ द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, शोन द वेलोसिटी रिलेटिव ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल इज व्हाट।
जब आप यहाँ से रिलीज़ करोगे तो एक सिचुएशन ये आएगी कि जब ये कार्ट ये जो रॉड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा ऐसा। उस सिनेरियो को हम लोग को चेक करना है। उस समय कार आपका या कार्ट इस तरफ से जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर हो सकती है। मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे सारा कुछ है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं। इनिशियली मोमेंटम वाज 0, फाइनली इट्स गोइंग टू लाइक 6m मास ऑफ द कार्ट, और इसका मास m दिया गया v1 माइनस m v2। यहाँ से अपने को पता चलेगा कि जो v2 की वैल्यू है वो 6 टाइम v1 है। अपने को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो v1 v2 की वैल्यू पता चलेगी तो रिलेटिव पता चल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए हम उसका वर्क डन नहीं है, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जब अप्लाई करेंगे देन वी विल रियलाइज कि इनिशियली इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये इस लेवल पर आया, पहले इस लेवल पर था, तो ये इसको लेंथ के बराबर डाउन साइड आया होगा, तो mgl के बराबर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी पार्टिकल के पास, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के पास आएगी हाफ m v2 स्क्वायर, कार्ट के पास आएगी हाफ मास विच इज 6m इंटू v1 स्क्वायर। v2 की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो जब हम v2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 6v1 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा हाफ m, अब चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, v2 स्क्वायर मीन्स 36v1 स्क्वायर प्लस 6v1 स्क्वायर, दैट विल बिकम 42 21, 21 mv1 स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ये mgl के बराबर आ गया। अच्छा, अपने को क्या चाहिए था? अपने को v1 और v2 में से कोई मिलेगा तो काम चलेगा, तो v1 चाहिए था, तो v1 की जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट gl डिवाइड बाई 21, ये v1 आ गया। क्वेश्चन इज आस्किंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दैट इज 2 विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो अपने को v2 माइनस v1 लगेगा एज अ वेक्टर। फिर आप देखोगे कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर नंबर वाइज हम इनको ऐड कर सकते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में जाओगे तो ये v1 इधर आ जाएगा, तो v1 प्लस v2, अपने को v1 प्लस v2 बताना है। v2 की जगह हम 6v1 कर सकते हैं, तो ये 7v1 आ जाएगा, तो 7v1 शुड बी द आंसर। 7v1 की वैल्यू है अंडर रूट gl बाई 21। 7 को अंदर लेकर के आते हैं तो ये 49 हो जाएगा, 49 gl डिवाइड बाई 21। 7 से कैंसिल आउट कर सकते हो तो बनेगा 7 gl बाई 3, और ये n gl बाई 3 दिया गया अंडर रूट के अंदर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो इसका भी आंसर अपने को 7 दिया गया, तो 7 इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स। पॉइंट इज कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना, दैट्स ऑल। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास रिलेटेड टू द ओरिजिन। ये एक 12 लेंथ का स्क्वायर था, उसमें से एक सर्कल यहाँ से निकाल करके यहाँ सर्कुलर डिस्क माउंट किया गया है, इस पर लिखा हुआ है, तो सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। बेटर वर्ड भी कि आप चाहो इसको जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे मूव कर रहा होगा, इसी लाइन, और ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, और ये रिमूव्ड वाले का सेंटर ऑफ मास होगा, ओरिजिन रहा होगा, और ये डिपॉजिट वाले का सेंटर रहा होगा, या डबल डैश लगा सकते हो। तो इसी को अगर हम कोई एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं तो इसी पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता कर लेंगे, फिर उसको एक्स वाई जेड में डिवाइड कर देंगे। कैन वी से कि लेट्स से कि ये हमारे लिए एक्स डैश था, तो हम लोग एक्स डैश हम निकालना चाहते हैं, तो ओरिजिनल मास, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 0, रिमूव्ड मास लेट्स से वो एम डैश था, रिमूव्ड मास की सेंटर ऑफ मास लोकेशन ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अच्छा ये टोटल 2l था, तो ये l रहा होगा, l बाई एल का स्क्वायर था, तो ये जो डिस्टेंस है l रूट 2 बाई 2 यानी l बाई रूट 2 रहा होगा माइनस में, तो ये माइनस l बाई रूट 2 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये डिपॉजिट किया गया इसलिए प्लस, तो जब रिमूव्ड आता है तो माइनस लगाते हैं और अदरवाइज प्लस लगाते हैं। अच्छा, इसका भी जो डिस्क का मास होगा वही एम डैश रहा होगा, और ये पॉजिटिव जाएगा उस डायरेक्शन में l बाई रूट 2 डिवाइड बाई टोटल मास एम हो जाएगा, क्योंकि m माइनस एम डैश प्लस m करेंगे तो ये हो जाएगा।
सो इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू रियलाइज किया जा रहा है ट्वाइस m डैश l बाई कैपिटल M रूट 2, बेसिकली m डैश बाई m रूट 2l, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, m डैश बाई m अपने को लगेगा, तो जब हम लोग m डैश बाई m निकाल रहे होंगे कैपिटल M डैश इज द रिमूव पोर्शन, राइट। सो लैमिना है, इसका मतलब सरफेस डेंसिटी लगेगी, तो एरिया पे चला जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर इज लाइक पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एल, तो एल बाई 2 का स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाई सरफेस डेंसिटी इनटू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आएगा 2l का स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड इस लाइक पाई बाई 4 इंटू 4, 16 आ जाएगा। तो जो एक्सियम अपने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर इसको हम फर्दर कैरी करके चलते हैं तो ये बनेगा पाई बाई 16 l रूट 2, और उसी की वैल्यू ये दी गई। इसका अगर आप लेंथ वाइज निकालें, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए होगा, या फिर जहाँ भी सेंटर ऑफ मास आएगा, तो अगर ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक पाई, यहाँ पर कुछ करेक्शन आएगा, बाई n, और ये रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पर l आना चाहिए, पाई स्क्वायर की जगह पाई इंटू l होना चाहिए। सो l रूट 2 अपने को दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, क्योंकि पाई स्क्वायर नहीं आएगा वैसे भी आप समझो, और सेंटर ऑफ मास है तो l के टर्म में आना चाहिए था, लेंथ होता है, सो यहाँ पर एक करेक्शन है, ये पाई स्क्वायर ना होकर के पाई l होना चाहिए। देन यू कैन कनेक्ट की यस n की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 16 आ जा रही है, वही आंसर दिएगा, दैट्स करेक्ट। और आप चाहो तो इसको एक्स वाई के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, एक्सियम यानी प्रॉपर एक्स इसको लो, प्रॉपर वाई इसको लो, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल करके फिर आप इससे रिजेंबल करा सकते हो। सो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था 18। सो दिस इज हाउ इज कंप्लीटेड, और जो भी करेक्शंस आए हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू देन।